हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ठीक, आज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। समझना है, समझने पे ध्यान देना है। किताब आपको मिली है, दैट इज़ फॉर रीडिंग, नॉट अभी उसमें लिखना कुछ नहीं है। इट हैज़ टू बी मॉडर्न हिस्ट्री जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट चलाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री ओपे को। द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर इज यू हैव टू, चलो आंसर राइटिंग तो चल ही रहा है जो भी है आपका। अनदर थिंग इज मॉडर्न हिस्ट्री में द फर्स्ट टॉपिक दैट वी वुड बी डूइंग इज द रिवोल्ट ऑफ 1857. That is there. Anything you know about this revolt of 1857? हाँ जी बताओ। इसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। और हैं क्या कॉजेस थे? हाँ हैं वो पॉलिटिकल हो जाएगा। हाँ और कहाँ बोलो, अरे उतार दे ये। हाँ हाँ बोल। लीडरशिप वॉज लैकिंग, और कुछ? क्यों क्यों? और कुछ? नो कोऑर्डिनेशन, वही लीडरशिप वाज लैकिंग। और कुछ? चलो मैं इसलिए पहले पूछ लिया बिकॉज उसके बाद आप बीच बीच में मत बोलना, क्योंकि मुझे पता लग गया इतना आता है आपको, तो हम लेके चलेंगे। चलो हाँ, क्योंकि मैं आपको नहीं करवाएंगे ना, मिक्स करवाएंगे दोनों। और कुछ? चलो से थोड़ा बोर नहीं होगे तो मिक्स हो जाएगा दोनों का। रिवोल्ट शब्द का मतलब क्या होता है? अगर प्रोटेस्ट हो गया, अगर इसका मतलब अपराइजिंग हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कौन सी अपराइजिंग होगी, कौन सा रिवोल्ट हो गया? मिल्क रेवोल्यूशन कौन सा रिवोल्ट हो गया, अपराइजिंग होगी? समझ रहे हो ना? तो फिर वो बताओ जी क्या हो गया। इस शब्द का मतलब अपराइजिंग नहीं होता, इस शब्द का मतलब आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्ट और अ नॉर्मल वर्ड है दैट कैन, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेवोल्यूशन, इट्स अ कॉमन वर्ड दैट इज देयर, it has to be used in different senses in the context. It means large scale fundamental change. लार्ज स्केल पे फंडामेंटल चेंजेस हो जाएंगे। नाउ दीज लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस कैन बी इन द पॉलिटिकल साइड, जिसको आप, इट कैन बी इन द इकोनॉमिक साइड, इट कैन बी इन द सोशल साइड, इट कैन बी इन द फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल साइड एक्सेट्रा पॉलिटिक। लेकिन एक बात डेफिनेट है, जब ये राजनीतिक होगा, when it would be a political revolution, it will always be accompanied with violence. कोई प्रॉब्लम? जब भी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इट वाज द अमेरिकन रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, and revolt of 1857, one feature that is very common, that large scale fundamental changes accompanied with the violence also. There would be good number of killing and other thing will also be undertaken. कोई problem? For example, in the context of economic, take for example agriculture, इट हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज देयर, ये कहते हैं। लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज ब्रॉट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स वर बीइंग सोड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाई यील्डिंग वैरायटीज वर देयर, तो कहने का मतलब लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी, पहले फॉर एग्जांपल आपके पास
एक नॉर्मल फोन था, फॉर एग्जाम्पल 1G कनेक्टिविटी, 2G कनेक्टिविटी, अब 4G 5G कनेक्टिविटी की बात हो रही है। पहले फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, नाउ हम वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज ब्रॉट विद द चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस, फॉर एग्जांपल जब सोसाइटी की बात कर रहे हैं, डिमांड्स की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। क्यों रिफॉर्म या फॉर एग्जांपल हुआ? बेसिकली इन द रिगार्ड दैट हर सोसाइटी में चेंजेस की जरूरत हो रही थी। हिंदू सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, सिख सोसाइटी है, पारसी सोसाइटी है, क्रिश्चियन सोसाइटी है, एंग्लो इंडियन सोसाइटी है, whatever may be the society that may be there was a demand that changes has to be done. In the present context, if you want to see this social change, एक revolution की तरह देखने की बात कर रही है। For example, temple entry की डिमांड, या for example ट्रिपल तलाक की डिमांड, तो उसको खत्म हो जाना चाहिए जो टेम्पल एंट्री है। क्यों? हम लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, एंड दीज चेंजेस आर ऑलवेज अकम्पेन्ड बाई अपने अपने फील्ड में टेक्नोलॉजी हो सकता है, ब्लडशेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल की बात हो रही है। इट इज बेसिकली द रिवोल्ट दैट टुक प्लेस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट वाज देयर, one thing that was there. It becomes very very essential to understand the nature and character of this revolt. पहले तो रिवोल्ट है, एक बात तो श्योर है, दिस इज सम, प्रवीण चल नहीं रहा, इसको चला एक बार। दिस इज समथिंग दैट इज बेसिकली देयर इन द पॉलिटिकल साइड, तो डेफिनेटली ब्लडशेड हो गई होगा। सेकेंडली, whenever there is a revolt that is taking place, कहीं पे भी रिवोल्ट हो रहा है, नॉट ओनली इंडिया, जैसे हमने पहले बात करी है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन, इट कैन बी चाइनीज, इट कैन बी, और फॉर एग्जांपल कुछ भी रेवोल्यूशन हो सकता है, दैट विल ऑलवेज बी अकम्पेन्ड विद सर्टेन थिंग्स। पहली बात, टेक फॉर एग्जांपल, अगर इसी को बेस लेके चलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेके चलते हैं, there will always be certain political conditions would be there, economic condition would be there, social condition would be there, religious condition would be there, or for example cultural conditions will also be there. ऐसे थोड़ा ना हो गया था कि फॉर एग्जांपल जैसे 10 मई 1857 को रिवोल्ट कर दिया, यहाँ पे आके किया, पहले 8 मई को एक्सेट्रा, तो एकदम ही चलो भाई पूरे अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। देयर वर ऑलवेज सर्टेन चेंजेस, सर्टेन फीलिंग्स, सर्टेन थिंग्स दैट वाज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। ये चीज हमेशा ही रह रही थी, लेकिन अब क्या ऐड हो गया था? एक इमीडिएट कॉज। और इमीडिएट कॉज अगर धर्म के बीच में हो, इमीडिएट कॉज का अगर बेस आपका रिलीजन बन जाए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? Immediate cause was that the Britishers, they are bent upon causing a problem in the religion of India at that point of time. और उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म और फॉर एग्जाम्पल इस्लाम दोनों के दोनों में कौन सी राइफल इंट्रोड्यूस कर दी थी? इट वॉज इनफील्ड राइफल दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। उससे पहले कुछ और भी तो होगा, वो कौन सी राइफल थी? इनफील्ड राइफल तो सबको पता है, लेकिन उससे पहले कुछ तो यूज करती होंगी, हाथ से गोली चलाती है, वो कौन सा? रजनीकांत होगी। There it was a brown was rifle that was used. इसकी जगह पे what was introduced was, for example, Enfield rifles were being introduced. And what was the change that was there? It contained the skin of cow and pig. Cow is holy to the Hindus और पिग इज नॉट अलाउड फॉर एग्जाम्पल इन इस्लाम। तो दोनों के दोनों धर्म के सेंटीमेंट्स इफेक्ट हो रहे थे। और उसके बाद में क्या न्यूज फैल गई कि आपको जो आटा खिलाया जा रहा है, आपको जो रोटी खिलाई जा रही है, उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का मसाला टाइप, चूरन टाइप बना के आपको आटे में मिक्स करके खिलाया जा रहा है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पीपल दे स्टार्टेड थिंकिंग, अगर अब रिवोल्ट नहीं किया तो हमारे जीने का भी क्या फायदा? अगर आज रिवोल्ट नहीं हुआ, ये कंडीशन तो पहले ही चल रही थी। ऐसा नहीं हुआ था कि 1857 केम एंड ऑल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशन एकदम इमर्ज होने लगे। These things were going on at different point of time, at different level, but immediate cause है, अगर अब नहीं रोका गया तो इनको रोकने का कोई फायदा नहीं है। अब नहीं रोका, अगर खुद ही नहीं फॉर एग्जाम्पल बचे, अगर धर्म को ही नहीं बचा सके तो फिर हमारा क्या फायदा? इन दैट कंसिडरेशन, और धर्म के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना सबके साथ आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे खड़ के नारा लगा दो जय श्री राम, अल्लाह अकबर, या वाहिगुरु सतनाम, लोग इकट्ठे हो जाएंगे।
धर्म के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना हमारे जैसे देश में बहुत ज्यादा आसान है। देयरफॉर मुद्दा क्या वही मिल गया, क्या रिपोर्ट सही थी, क्या रिपोर्ट गलत थी। टेक फॉर एग्जांपल, इन ब्राउन वॉज की जगह पे इनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ऑन दी वन हैंड क्या कहा जाता है, और मैं आपको ये प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूं जो आपको किताबों में एक्सेट्रा नहीं देखने को मिलती, लेकिन इंटरव्यू में कहीं पे काम आ जाती है। कहा जाता है कि हिंदुइज्म में धर्म इफेक्ट हो चुका था क्योंकि गाय का मांस था, एक्सेट्रा अदर थिंग्स वर देयर। ऑन दी अदर हैंड अगर इसको पढ़ते हैं तो इस इनफील्ड राइफल को कोई तो बना रहा होगा, ठेका किसी को तो मिल रहा होगा, ब्रिटिश को तो नहीं करेंगे। द कंट्रैक्ट दैट वाज गिवन टू द पर्सन की कौन सा बनाएगा, वो एक ब्राह्मण था। कहा जा रहा है ना गाय का मांस यूज कर रहा था, गाय का मांस यूज कौन कर रहा था, जो ये बना के उनको दे रहा था। द कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू अ पर्सन एंड ही वाज अ ब्राह्मण बाय कर्ण, बाय कास्ट, बाय वर्ण। तो आपके यहां पे क्या है, वो बना के कौन दे रहा है, एक ब्राह्मण ही तो बना के दे रहा है दूसरे लोगों को यूज करने के लिए। तो यहां पे रिलीजन इफेक्ट हो रहा है, जहां हमारे मॉरल्स ही इतने गिर चुके थे कि हम पैसे को कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुके थे। दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन दी वन हैंड। जो ब्रिटिशर ने करना था वो तो करना ही था, बिकॉज दे हैड कम फ्रॉम आउटसाइड, इट डज नॉट मैटर टू देम हमारा धर्म इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे धर्म के लोग जो फॉर एग्जांपल उस टाइम पे हिंदुइज्म में ब्राह्मण थे, अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट नॉर्मली, चलो ठीक है आजकल तो सभी लोग फॉर एग्जांपल मीट वीट खाते हैं, नॉर्मली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ब्राह्मण टू बी ईटिंग अ मीट, लेकिन वो ठेका ही एक ब्राह्मण को मिला। तो कहने का मतलब है इट वाज लैप्स ऑन दी लैप्स ऑफ मॉरल्स। हमारे मॉरल्स ही बहुत गिर चुके थे कि फॉर एग्जांपल लोगों को लगा कि अगर अब नहीं इकट्ठे हुए तो धर्म को फिर कोई फायदा नहीं है। In that regard, these things will always be there. There will always be a need of an immediate cause. Any problem till now? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि नेचर एंड कैरेक्टर क्या था। Firstly, to understand these things that are there, Britishers they had come from outside. To understand these things, we have to understand what is the nature and character of the Britishers. रिवोल्ट शुरू करने से पहले हमें ब्रिटिशर का नेचर एंड कैरेक्टर पता होना चाहिए, वो कैसे लोग थे, क्या सोच रहे थे। अगर ये नहीं पता है तो आगे वाला पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? द फर्स्ट थिंग दैट इज देयर इज नेचर एंड कैरेक्टर। ब्रिटिशर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर है? सुबह। और कुछ? एक छोटा सा आपको बात पूछता हूं, इससे कोई लिंक नहीं है लेकिन वैसी, कॉमनलिज्म तो ठीक है, सब समझते हैं कि समाज जैसे बट रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम कोई भी सोशल ट्रेडिशन को यूज करते हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, द थिंग दैट आर देयर। अगर कॉमनलिज्म से आपसे पूछा जाए, ये हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे इसको सोशल इश्यूज में, क्रिटिकल कंटेक्स्ट में, इसके फीचर्स क्या हैं, तो आपको इसके नेचर और फीचर शब्द में मतलब पता लगेगा। फीचर क्या है कॉमनलिज्म के, एग्जांपल दो। नॉर्मल वर्ड है कॉमनलिज्म, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रोज आज तक वाले चैनल में तो डिबेट ही एक होती है हिंदू मुस्लिम की। चाहे उनको पूछो कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के गाय और हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, दूसरा भी मुद्दा नहीं है। इसको छोड़ दे एक बार, इसके फीचर क्या है वो बताओ मेरे को, आइडिया कुछ भी, तुक्का मारो, गलती वगैरह है? हाँ, और कुछ? इट कैन बी पॉलिटिकल। मैं लिख रहा हूं, गलत सही बाद में बताऊंगा। पॉलिटिकल हो सकता है, और है पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, और है बोलते जाओ। हाँ वो चलो ठीक है, सब हो गए, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजन हो गए। आगे बताओ इसको छोड़ के। हैं? रेडिकलाइजेशन होगा, ठीक है, और है ऑपोजिशन है, वो हो गया, उसी में सब में आ जाएगा, सब चारों आ गए हैं। सुपियोरिटी ऑफ रिलीजन, सुपियोरिटी इंफीरियोरिटी का कंसेप्ट, और चलो इसमें ही ट्रेड हो जाएगा, चलो ठीक है। अब यहां पे चलो आपका कौन सा था, सोशल और इकोनॉमिक भी डाल दो, एक वाइड गैस लगा दो। अब यहां पे ये
इसके फीचर नहीं है, इसमें एक भी फीचर नहीं है, ये सब नेचर है उसका। प्रॉब्लम क्या आता है, कॉन्फिडेंस से गलत करके आते हैं ना, जब हम वो पूछता व्हाट इज द नेचर, हम फीचर लेकर वो तो फोड़ दिया मैंने, क्या पूछोगे, मैं तो बड़ा लेकर आया हूं। ये नेचर है, ये फीचर नहीं है। फीचर शब्द का मतलब है किस तरीके से उसका प्रगटावा देश में देखने को मिला है, हाउ इट हैज बीन सीन इन द कंट्री इन द लास्ट 5 to 7 decades, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेचर। किस तरीके से वो पेश होकर दुनिया के आगे आया है हमारे देश में। तो इसका फॉर एग्जांपल अगर इसके फीचर लिखें, इट इज बेसिकली क्या हुआ है कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया, यही देखने को मिलता है। ये कब ज्यादा होता है, इट इज मोर व्हेन देयर इज सम रिलीजियस प्रोसेशन या रिलीजियस फंक्शन हो रही है। फीचर क्या है, रिसेंटली द यूज ऑफ द डेडली वेपन्स हैज बीन इंक्रीज इन द कंटेक्स्ट। फीचर क्या है, जहां पे ऑलरेडी एक बार हो चुका है दंगे, दोबारा वहीं पे होने के चांसेस है, इसको बोलते हैं फीचर। किस तरीके से वो प्रकट हुआ है, प्रगटावा हुआ उसका, समझ रहे हो। जो आप बोल रहे थे वो है नेचर। पहले बात तो दो शब्दों का फर्क पता होना चाहिए, इन दोनों शब्दों में फर्क है, अब समझ आ गई। अब ये मत नाक मत कटवाना, फीचर की जगह पे नेचर लिख दोगे, नेचर की जगह पे फीचर लिख दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बात समझ आइए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड नेचर एंड डिफरेंस बिटवीन द वर्ड फीचर। पहले बात तो अब आपको ये ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल नेचर, नेचर बेसिकली इन द कंटेक्स्ट की किस तरीके से वो उनको हमें देखने को मिलता है। देखा फॉर एग्जाम्पल नेचर क्या था इनका, कॉलोनियल। इस शब्द का मतलब क्या है कॉलोनियल का, हाँ बिल्कुल सही, हाँ इसको और एलैबोरेट करो। हाँ हाँ नहीं वो तो कॉलोनी होगी ना, जैसे वो तो रिवोल्ट हो गया उसके बाद, और कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए क्या, कैपिटल कल्चर लीजिए कॉलोनी, और कुछ है। और है सबजुगेटिंग, ट्रेडिंग इन फॉरेन कंट्रीज, चलो ठीक। नॉर्मल शब्द का मतलब कॉलोनियल क्या है, कॉलोनियल शब्द का मतलब ऐसा है, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। ये सोशल भी हो सकता है, ये इकोनॉमिक भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, ये रिलीजियस भी हो सकता है, ये कल्चरल भी हो सकता है। और ब्रिटिशर ने इन पांचों के पांचों तरीके से इंडिया को डोमिनेट करने की कोशिश करी है। कॉलोनियल, कॉलोनियल शब्द का मतलब है इन द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। अब मदर कंट्री यहां पे क्या हुआ, अरे हमारा मदर कंट्री नहीं, अंग्रेजों का, Britain was there. In the interest of the mother country, we would be formulating critical policies in the colonial nature in the interest of the mother country. We would be formulating economic policies in the interest of the mother country. We would be formulating social policy that is in the interest of the mother country. Colonial शब्द का मतलब है taking into consideration that we are trying to promote the interest of the mother country without taking into consideration the interest of the other country that is getting affected. अब इसको हर तरीके से एंगल में करने की कोशिश करो। अगर इसको समझाने के लिए इकोनॉमिक की बात करते हैं, they were draining wealth from India. शुरुआत में क्या आए थे ब्रिटिशर्स, दे केम टू इंडिया बेसिकली एज ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए हमारे साथ आ गए थे। अब ये व्यापार करने के साथ हम के लिए हमारे साथ आ गए, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वर एबल टू कॉन्कर द लैंड आल्सो। पहले व्यापार करेंगे, दे वुड बी ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम ब्रिटेन, परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड सेलिंग इट द रॉ मटेरियल इन ब्रिटिश और इन यूरोपियन कंट्रीज। बाद में व्हेन दे वर एबल टू कॉन्कर इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1757 1764 के बाद, अब आपको एक दिल्ली से लेके बंगाल तक की तो पूरे का पूरा वो शुरू हो गया था।
पूरे का पूरा एरिया आपका वो कंपेरेटिवली कॉन्कर हो गया था। एंड नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू इम्पोज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, इम्पोज टैक्स ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट, इम्पोज टैक्स ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो आपको पैसा लाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ही पैसा हमसे ही रॉ मटेरियल खरीद के अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करते, इंडस्ट्री सेटअप करते, मैन्युफैक्चर करते और फिनिश प्रोडक्ट हमें बेच देते। वो जिस पैसे से उन्होंने हमारा रॉ मटेरियल खरीदा, हमें पैसा दिया, बाद में उसी पैसा हमसे वापस ले लिया अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल ऑफ करके। रॉ मटेरियल भी सस्ता खरीदा, पैसे बचा लिए, फिनिश प्रोडक्ट भी हमें से बेचा और यहां से पैसा लूट के लेके चले गए यूरोप में। एंड दे सेट अप द इंडस्ट्रीज। नॉट ओनली दिस, कोई भी पॉलिसी बनाई, चाहे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, चाहे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए था, या फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सिंपल भाषा में बोल सकते हो, या फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो in any other context of agriculture also, या manufacturing या trade and commerce, it was made in the interest of the mother country, that is British. Same is the case for example social colonial supremacy. ब्रिटिशर ने क्या बोला था? वी आर कंपेरेटिवली मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू द इंडियंस। उन्होंने क्या कंसेप्ट कॉइन किया? व्हाइट मैन्स बर्डन। क्या मतलब है इसका? और कुछ? हाँ, इसका मतलब टीचिंग सिविक सेंस, वेरी गुड है क्या? हाँ अरे राकेश समझ लो यार, 4 बार मैसेज आ गया, मैं कर देता हूँ रिप्लाई, समझ तो लो पहले जो समझा रहा हूँ, बीच में वो मोमेंटम तोड़ देते हो यार। हाँ ठीक है, सुपीरियर रेस हो गया, एंड क्या बोला था? सुपीरियर रेस की कंटेक्स्ट में। हाँ, इन्होंने क्या बोला था? वाइट मैन बर्डन। वाइट मतलब गोरे, मैन एंड उनके ऊपर एक बर्डन है। भगवान ने उनके ऊपर एक बर्डन इंपोज किया हुआ है, किस कंसीडरेशन में? दैट यू हैव टू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड सिविलाइज द पीपल ओवर देयर। अलग अलग जगह में जाना है, वहां के कंपेरेटिव लोगों को जाके आपने सिविलाइज करना है। तो यहाँ पे सिविलाइज कैसे हो गया? मतलब वो उनको ज्यादा सभ्यता के बारे में पता है, हमें सभ्यता के बारे में नहीं पता। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जो रजिस्ट्री लिखी गई है वो हमने नहीं लिखी अपनी हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री लिखी हुई है ब्रिटिशर्स ने। कैसे? फॉर एग्जांपल डिवाइड किया हुआ है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। क्यों जरूरत पड़ गई थी? एंशिएंट में हिंदू राज था, मेडिवल में मुस्लिम राज था, और मॉडर्न में इट वाज द ब्रिटिशर। जस्टिफाई करना है, 2 रीजन करने की जरूरत पड़ी। पहला, दे सेड दैट इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, ऑलवेज दे नीडेड अ पर्सन। पहले आर्यंस आए, उन्होंने रूल किया, बाद में मुस्लिम्स आए, उन्होंने रूल किया, बाद में हम आ रहे हैं, आप रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए वी आर रूलिंग ओवर देयर। इट इज बेसिकली इन द कंसीडरेशन। जब ये थ्योरी फॉर्मुलेट कर रहे थे, दे सेड कि वी आर कंपैरेटिवली मोर सुपीरियर, इंडियंस आर कंपैरेटिवली इंफीरियर। डिस्पाइट द फैक्ट, उसके बाद में इसका नेचुरल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले होगा। इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही हाई पीक पे पहुंच चुका था, अप्रोक्सीमेटली 2600 बीसी के आसपास। उस टाइम पे अंग्रेज गाय भैंस चला रहे थे। When we come to know this, अरे क्या बात है, हमारी सभ्यता बड़ी बढ़िया है, तो लोग भी खुश हो गए थे, एक फीलिंग ऑफ प्राइड आ गई थी। एग्जाम्पल देता हूं आपको उसका प्रैक्टिकल लाइफ में। मनमोहन सिंह एंड मोदी, 2 प्राइम मिनिस्टर्स विच यू हैव रिसेंटली सीन। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे वी वर डिमांडिंग कि वी नीड अ सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ऐसे लग रहा था कि हम भीख का कटोरा मांगने जा रहे हैं कि दे दो यार, दे दो यार, दे दो यार, दे दो, एक्सेट्रा। मोदी जब आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लोगों का एक अपने आप में ना एक भ्रम सा फैल गया, अरे हम तो फोड़ देंगे, वो फैल गया। जब व्हेन दिस थिंग केम, अब हम वहीं पे हैं और इकोनॉमिक कंडीशन उससे बदतर हो चुकी है, बहुत, उससे नहीं बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है, लेकिन लोगों को एक ऐसी फीलिंग आ रही है अगर मोदी है तो मुमकिन है। फीलिंग तो यही है ना, छप्पन इंच, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतनी जबरदस्त कर रहे हैं, तो एक आइडिया फैला जा रहा है। क्यों? नाउ अब इसका आपको इंपैक्ट फॉरेन पॉलिसी पे भी देखने को मिलता है।
चाहे पिछले 6-7 साल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा रेज हो चुका है, नहीं यार अब हमारा हक बनता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाहिए। अर्लियर वी वर डिमांडिंग, अब हम कंपैरेटिवली इसको असर्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स वर सेइंग, जब हम इसका रिलीजियस पॉलिसी पे कर रहे हैं, द ब्रिटिशर्स वर सेइंग दैट वी आर कंपैरेटिवली मच मोर सुपीरियर, और इंडिया में ऐसा कुछ धर्म ही नहीं जो अच्छा है। ठीक है, फाइन। स्वामी विवेकानंद ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज। अब तक हम क्या कर रहे थे, वी वर डिफेंडिंग दैट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि नहीं जी हम इन्फीरियर नहीं है, हम इन्फीरियर नहीं है, हम इन्फीरियर नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटिशर का दिमाग ही हिला दिया एक स्पीच में 1893 शिकागो में। वो क्या बोलते, वी आर सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। और उनका ब्रिटिशर को हजम नहीं आया होगा ये बात। आज तक हम डिफेंड कर रहे थे इस बात को, आज उनको डिफेंड करने की मजबूरी डाल दी कि आप बताओ जी आप हमारे हिसाब से कैसे हो। हमारा एक बात करने का नजरिया बदल जाता है, हमारा एक ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। सेम इज द केस, दे प्रिपेयर्ड अवर हिस्ट्री, और जैसे बाद में जाके हमें पता लग गया नहीं यार हमारी सभ्यता 2000 साल पुरानी है, लोगों की छाती चौड़ी सीना चौड़ा हो गया होगा, क्यों क्या हम तो इनसे भी कहीं ज्यादा हैं। तो अब क्या हुआ, ऑन द वन हैंड देयर वर फेमाइन्स एंड ड्रॉट्स दैट वर टेकिंग प्लेस हिंदुस्तान में, वो भी हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, फेमाइन्स एंड ड्रॉट्स दैट वर टेकिंग प्लेस। ऑन द अदर हैंड फेमाइन्स एंड ड्रॉट्स की जब बात करते हैं, हालत यहां तक देश में खराब हो चुके थे 1866 67 से लेके 1870 80 तक, और वही सेम चीज रिपीट हुई 1890s में। मद्रास से लेके पंजाब वाले रीजन तक पूरा फेमाइन सोका फैल चुका था, कोई खाने पीने कुछ नहीं बचा। हालत यहां तक बदतर हो चुके थे हमारे देश में कि जिन बच्चों की डेथ हो जाती थी, पेरेंट्स के पास कुछ खाने को नहीं बचा हुआ था, उनको पका के खुद ही खा लेते थे। दिस वाज द कंडीशन दैट वाज देयर। ये हमारे देश की हालत थी। और दूसरी साइड पे क्या बोल रहे हैं, वी आर व्हाइट मैन बर्डर। अरे ऐसी कैसी सभ्यता है तुम्हारी यार, वो लोग मर रहे हैं और तुम उनको खाना नहीं दिला सकते। ऑन दी वन हैंड दिस आइडियोलॉजी वाज कमिंग अप कि ऐसी कैसी सभ्यता वो प्रमोट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड वी केम टू नो लेटर कि नहीं यार हमारी सभ्यता तो इनसे कहीं ज्यादा पुरानी है। एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी स्टार्टेड कमिंग अप इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या था, चाहे वो सोशल फील्ड में थे, दे वर सेइंग दैट व्हाइट मैन बर्डन, वी आर कंपैरेटिवली मोर सुपीरियर। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सती बैन करवा रहे हैं। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि विमेन को एजुकेशन चाहिए। क्या वो सही था, क्या वो गलत था, वो हम अभी आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉलोनियल नेचर। रिलीजन का क्या मतलब हुआ कि हमारा रिलीजन तुमसे कंपैरेटिवली सुपीरियर है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आप नेशनल डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलता है। एग्जांपल देता हूं, अब अगर हम आज के डेट में देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैली हुई है, नॉर्थ ईस्ट या ट्राइबल लोगों के बीच में काफी ज्यादा क्रिश्चियनिटी है। फर्स्टली, सेकेंडली क्यों फैल गई है वहां पे, दूसरी जगह पे नहीं फैली। क्रिश्चियनिटी है वहां, ऐसा तो नहीं ब्रिटिश सीधा वहां चले गए होंगे, घूम फिर के यहीं से गए होंगे, वहां पे कैसे फैल गई। विजय पानी दे है इंक्लिनेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ क्या रीजन हो सकता है, दो तीन रीजन हो सकते हैं। वन रीजन कैन बी बेसिकली इन दीज पीपल वर कंपैरेटिवली बैकवर्ड एज कंपेयर टू अदर पीपल, जिसकी वजह से इनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है ना। व्हाट वाज द मेथड दैट वाज फॉलोड बाय दीज पीपल, और ये रियलिटी बता रहा हूं, ऐसा होता था। किसी ट्राइबल एरिया में चले गए, एक बोल देते फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको जोत जला के दिखाएंगे, जोत मतलब फॉर एग्जांपल कुछ दिया जला के दिखाएंगे, वो जलता नहीं था नॉर्मली, बोले थे बोलो जय श्री राम, वो दिया जलेगा नहीं। फिर बोलेंगे बोलो जय श्री, रियलिटी जय श्री राम, फिर नहीं दिया जला। बोलते बोलो अल्लाह अकबर, फिर नहीं दिया जला। बोलते हुए बोलो वाहिगुरु, फिर नहीं दिया जला। रियलिटी। उसके बाद बोलते बोलो जीसस वाले की बजाय, जो भी बोलते होंगे, और वो दिया जला देते थे किसी न किसी तरीके से। तो क्या बोलते, देखो तुम्हारा बाबा काम नहीं कर रहा, हमारा बाबा काम कर रहा है। दिस वाज द लॉजिक दैट वाज गिवन बाय दिस ब्रिटिशर, दैट इज पॉइंट ऑफ रियलिटी बता रहा हूं। तो क्या हुआ, सेकेंडली, अरे यार आपको इज्जत ही नहीं मिल रही है समाज में, आप शूद्र कैटेगरी से हो, आप इस कैटेगरी से हो, यहां पे आओ, इक्वलिटी है हमारे पास, कन्वर्ट हो जाओ। दिस वाज अ रियलिटी दैट वाज देयर टू सच एन एक्सटेंट। इसका एग्जांपल आपको 19th सेंचुरी में देता हूं एग्जांपल। अ पर्सन ही वाज देयर, ही वाज फ्रॉम शूद्र कैटेगरी,
नॉर्मली तो फॉर एग्जांपल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो है, ये 6% था बैकवर्ड क्लास का, डिस्पाइट हर धर्म में जो भी था, चाहे हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, जो भी है, इनिशियल फेज में भगवान ने सबको इक्वल किया था। हम अपने मुताबिक फिर हम ऊंच नीच का दायरा वो करने लगे। पर्सन फ्रॉम अ बैकवर्ड कास्ट क्लास ही वेंट टू गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब चला गया, उसको वहां पे माथा टेकने नहीं दिया। क्या कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें, तुम बैकवर्ड क्लास है, हम तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। रियलिटी बता रहा हूँ। वो वापस आया गोल्डन टेम्पल से, अपने गाँव में चला गया, वहां पे अंग्रेजों को पता लगा यार इसके साथ सिखों ने ऐसा किया है, कहते तुम छोड़ो यार, तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अब जब दोबारा वहां पे गोल्डन टेम्पल पे गया तो उसका सम्मान किया गया कि क्या बात है, ये माथा टेकने आया हुआ है यहाँ पे। क्यों? अब सिख से आप कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन चुके हो। रियलिटी बता रहा हूँ 19th सेंचुरी की, और ये हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की। इट बिकम्स वेरी मच पॉसिबल टू इन्फ्लुएंस दीज पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या था, अगर धार्मिक पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करी जा रही थी अपने धर्म को, दे वर ट्राइंग टू प्रमोट देयर ओन रिलीजन, इट वाज कॉलोनियल इन नेचर। तो कॉलोनियल शब्द का मतलब आज के बाद जब भी आपने सोचना है, दिस डज नॉट मीन ओनली इकोनॉमिक, इट मीन्स सोशल, इट मीन्स इकोनॉमिक, इट मीन्स पॉलिटिकल, इट मीन्स रिलीजियस। पहले बात तो ये शब्द का मतलब पता लगा, जब तक इतना मतलब नहीं पता लगा, यू कैन नॉट मूव अहेड। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, colonial policies, whatever the social policies, whatever the economic policies, whatever the political policies or any other policies, they will be formulated taking into consideration कि हम मदर कंट्री का इंटरेस्ट कैसे प्रमोट कर सकते हैं। Is it clear this much? कोई प्रॉब्लम? Now, therefore the British nature was basically colonial in nature. Taking into consideration the colonial nature, they started formulating their policies. किस किस तरीके से हम हिंदुस्तान में पॉलिसीज बनाएंगे और प्रमोट करेंगे। जैसे आपको बताया था, whenever there is any religion that is there, जब कोई भी रिवोल्ट हो रही है, there will always be multiple causes which are associated, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होगा। एक ऐसा कॉज नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल कि सीधा डायरेक्टली हो गया। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉलोनियल नेचर से आगे मूव करते हैं, एंड द फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला था इकोनॉमिक नेचर, तो दैट मस्ट हैव डेफिनेटली प्लेड अ मेजर रोल कि किस तरीके से रिवोल्ट हो रहा है। तो वन ऑफ द रीजन वाज इकोनॉमिक कॉजेस, क्योंकि जब तक आपको वर्ड नेचर का नहीं पता लगेगा तब तक कॉलोनियल नहीं समझोगे। जब तक कॉलोनियल नहीं समझोगे आपको हर एक में प्रॉब्लम ही रहेगा, ऐसे ऐसी पॉलिसी क्यों बना रहे हैं, बिकॉज उनके सोचने का तरीका ही ऐसे था कि हम अपनी मदर कंट्री के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कॉज का मतलब, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू कितने एरिया से आ सकता है इकोनॉमिक में? है टैक्सेस और एग्रीकल्चर से भी तो आएगा। It can be agriculture, it can be manufacturing, it can be trading. But the Britishers, they came to India. They basically came to India as traders. कुछ नहीं था। Why? Now two different theories, multiple different theories have been there. Some says that the establishment of the British Empire was for incidental, अचानक ही हो गया। कुछ लोग ये बोलते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज अ वेल प्लान्ड मैनर। ये आपको क्वेश्चन बकायदा लिखवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस के लिए। क्या ब्रिटिश साम्राज्य फॉर एग्जांपल ऐसे ही अचानक ही सेटअप किया गया, या एक बहुत ही पॉलिसी थी कि आगे वाला 100 ईयर्स का हम प्लानिंग लेके चलते हैं, वी विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट थिंग, इट हैज टू बी सीन, वो हम अलग अलग तरीके से करवाए जाएंगे। दे केम टू एज ट्रेडर। अगर कोई भी ब्रिटेन इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ रहा है, एक बात तो श्योर है कि इंडिया कंपैरेटिवली रिच होगा। अब कोई पाकिस्तान के साथ थोड़ा ट्रेड करने जाएगा, या अफगानिस्तान के साथ, या बांग्लादेश के साथ उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया वाज कंपैरेटिवली रिच। रिच इन व्हाट? इट वाज रिच इन कंपैरेटिवली रिसोर्सेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप रिसोर्सेज में रिच हो, देयरफॉर यू आर अट्रैक्टेड बाय दैट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। चलो यार हिंदुस्तान चलते। लेटर ऑन ऑल्सो 19th सेंचुरी में these Britishers और Europeans as a whole, Portuguese भी हो सकते हैं, French भी हो सकते हैं, and Dutch also they can be there. These people they were coming to India और क्या रहते, फॉर एग्जाम्पल वो मैसूरू के किंग के पास नौकरी कर रहे हैं,
वो हैदराबाद के नवाब के पास नौकरी कर रहे हैं, वो अवध के नवाब के पास नौकरी कर रहे हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह के पास नौकरी कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता था कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के टाइम में हम बाहर जाते हैं, उस टाइम पे वो हमारे पास नौकरी लेने के लिए आते थे, भाई नौकरी दे दो यार, हम वेले हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी वर कंपेरेटिवली वेरी रिच एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तभी तो नौकरी लेने के लिए आएंगे। नॉट ओनली इन द केस ऑफ दिस, बट व्हेन दे केम एज ट्रेडर्स। एक हम क्वेश्चन मेंस में और करेंगे, 18th सेंचुरी वाज अ डार्क एज। फर्स्टली कोई डार्क एज नहीं होती, कोई फॉर एग्जांपल ब्रिलियंट या गोल्ड या फॉर एग्जांपल क्लासिकल एज नहीं होती। एक कंसेप्ट है जो आपको काफी अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। लिमिटेड नेचर एंड कंटेक्स्ट यहां पे समझने के लिए एक बात डेफिनेट है कि डार्क एज का कंसेप्ट ब्रिटिशर ने दिया हुआ है, और इनका डार्क एज का कंसेप्ट का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इन नेचर है। पॉलिटिकल इन नेचर का मतलब अगर एक राजा पूरे हिंदुस्तान को रूल कर रहा है तो वो गोल्डन है, अगर अलग अलग टुकड़ों में राजे रूल कर रहे हैं, यहां पे एक है दूसरा तीसरा, तो फॉर एग्जांपल वो डार्क एज है। बट ऑन द अदर हैंड डार्क एज का मतलब ब्रिटिशर के मुताबिक सिर्फ पॉलिटिकल है, लेकिन हमारे मुताबिक सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल भी है। अगर इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, 18th सेंचुरी इज नोन एज द डार्क एज। अगर 18th सेंचुरी की बात करते हैं, व्हाई? बिकॉज दे से 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद कंपेयर प्रॉब्लम हो गया। But on the other hand, if you read the Alexander, for example, the Tsar of Russia, the great Tsar of Russia, उस टाइम पे what did he said in 1750s? क्या कमेंट किया? द कमर्स ऑफ इंडिया इज द कमर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुस्तान का कमर्स एक साइड पे और पूरी दुनिया का ट्रेड एक तरफ से। इतना हम तो हम डार्क एज कैसे हो सकती है? वो तो बाद की बात है, व्हेन द ब्रिटिशर दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ आफ्टर 1757 एंड लेटर ऑन 1764 ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, एंड देन सेकंड वाज बैटल ऑफ बक्सर। जब ये दो लड़ाइयां हुई उसके बाद थिंग्स चेंज। ब्रिटिशर अपनी ऐसी पॉलिसी दे स्टार्टेड adopting those policies, तो comparatively negative effect होता गया। When they were attracted towards India, they were basically coming as traders। तो ट्रेडर होगा तो ना तो वो एग्रीकल्चर टैक्स इंपोज कर सकता है, ना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ना ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स तो इंपोज कर नहीं सकता। अगर किसी के पास कोई ट्रेड करने के लिए जाएगा तो क्या उससे डिमांड करेगा? अगर तुम ट्रेड करने के बाद जा रहे हो तो क्या डिमांड करोगे? हैं? मार्केट सिक्योर और है वेरी गुड। पहला क्या बोलेगा? भाई यार ऐसे करो, टैक्स हमारे ऊपर थोड़ा सा कम करा दो, हम गोरे लोग हैं, बाहर से आए हैं, और वक्त थोड़ी बहुत ही कर लो, तो हमारे ऊपर टैक्स कम लगा दो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। प्रॉफिट सिक्योरिटी बात अलग है। नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ट्रेडर को लूट लिया जाता था, दैट नेवर हैपेंड इन इंडिया। और यहां तक कि शेरशाह सूरी के एम्पायर के टाइम पे यहां तक बोला गया है, सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि अगर कोई बुढ़ी औरत, कहने को है लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल नहीं है, अपने सर के ऊपर एक टोकरा भर के सोना उठा के लेके चली जाएगी तो भी उसको कोई टच नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि सोना बहुत हैवी होता है, यू कैन नॉट पिक इट अप, ठीक है। लेकिन कहने की बात है, इट वाज बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दैट वाज देयर। तो सिक्योरिटी वोटी का भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो मुगली कैसे जो सिक्योरिटी, जो कोई भी कह राजा कैसे, द फर्स्ट थिंग दे वुड बी डिमांड नहीं कि भाई यार ऐसा करो, दूर से चल कर आए हैं, हमारा आने जाने का खर्चा भी बहुत हो जाता है और थोड़ा बहुत टैक्स कम कर लो। हमारे राजे तो दरिया दिल थे, कोई चक्कर नहीं है, जितना कहोगे उतना कम कर लेंगे। और बाद में हमारी कुछ नो डाउट कुछ गलत नीतियां भी हमारे रूलर्स की थी, जिसकी वजह से बोल रहे चल ठीक है 10,000 रुपए दे और पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड कर ले। हाँ, आज का 10, उनका 10,000 आज का 1 करोड़ हो गया, वो बात अलग है, लेकिन 10,000 फिर भी कम अमाउंट है ना। जरा आज 1 करोड़ में आपको पूरे का पूरा हिंदुस्तान में ट्रेड करने का मौका दे दे तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, दैट यार प्लीज रिड्यूस अवर टैक्स स्ट्रक्चर दैट वाज देयर। These three policies were why? Because after not only Britishers, they were Portuguese that were there. सबसे पहले Portuguese आए, Portuguese के बाद for other people they started coming, Dutch they were here, Britishers आए and French also they came. Now they were trying to have, यार अगर उनको हमने 1% कम किया तो हमें भी 1.5% कम कर दो, give us certain special concessions. They basically came as traders, and after coming as traders 1757 और 1764 की बैटल्स के बाद एक अचानक एक झटके में दिल्ली से लेके बंगाल तक की पूरी जमीन उनके पास आ गई है।
आप आज एनालाइज करके देखोगे, दिल्ली से लेके बंगाल तक की जमीन के मलकियत उनके पास आ गई है, लेकिन उनको खुद शौक लगा होगा भी ये क्या हो गया, अब क्या करें। देयरफॉर अगर आपके पास मलकियत आ गई है, आप वहां पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। बिना लॉ एंड ऑर्डर के तो कुछ चक्कर ही नहीं है, नहीं तो सब कुछ लूट लेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, when Ahmad Shah Abdali and other people, they were time and again coming and attacking India, वो दिल्ली में लूट के लेके जाते और पंजाब में जो सिख थे वो उनको अब्दाली को लूट लेते थे। दिस वॉज अ रियलिटी। अब्दाली ने स्टेटमेंट पास करी, कहते ये कौन है, रियलिटी दिस इज स्क्रिप्टेड। कहता कौन है, कहता सिख है। कहता कहाँ रहते हैं, कहता जंगलों में रहते हैं। कहते क्या खाते हैं, कहते पत्ते खाते हैं, या थोड़ा बहुत जो मिल जाए वो खा लेते हैं। रियलिटी दिस इज अब्दाली की स्टेटमेंट है। कहता इनका मुर्शिद कौन है, किसको मानते हैं, कहते ये गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। एंड उसके बाद अटैक भी करवाया गया हरमंदिर साहब के ऊपर। क्यों, कहते जब ये बात हुई ना, तो द स्टेटमेंट दैट वाज यूज्ड, इनके बातों से, इनके अटैक करने के तरीके से हमें हिंदुस्तान के झंडे के ऊपर, या फॉर एग्जाम्पल ऐसा कहते हो कि इनके मलकियत की बू आती है। ये बोला था कि आज नहीं तो कल ये अपना राज एस्टेब्लिश कर लेंगे। एंड दे वर एबल टू एस्टेब्लिश, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के ऊपर राज भी एस्टेब्लिश किया। एंड एशिया में सेकंड बिगेस्ट एम्पायर था सिक्स का आफ्टर द ब्रिटिशर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। चलो, तो दिस वाज स्टेटमेंट। तो अचानक झटका लग गया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अब कंट्रोल करना। दिल्ली से लेके बंगाल तक आपके पास आर्मी नहीं है, आपने यहाँ पे तो किराए के बाड़े के लोगों के ऊपर आपने जंग जीत ली, लेकिन अब क्या करें। देयरफॉर ब्रिटिशर्स वर आल्सो नॉट रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसने क्या बोला, ठीक है हम 1757 के बाद एंड बेलेटली 1764 के बाद हम एस्टेब्लिश तो हो चुके अपने आप को, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करेंगे, हम राजा ही नहीं बनेंगे, हम तो ट्रेड करेंगे जी। इसलिए क्या हुआ, फ्रॉम लिसन इट वेरी केयरफुली, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है 1764 से लेके 1757 से लेके 64 तक दो अलग अलग इंपॉर्टेंट बैटल्स थी इस टाइम पे। बैटल ऑफ प्लासी जैसे आपको बताया था, और बैटल ऑफ बक्सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस टाइम में क्या हुआ, द इंडियंस वर, द ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट रेडी टू रिमूव इंडियन रूलर्स। वो क्या बोल रहे थे, चलो ठीक है आज ये गद्दी के ऊपर बैठा है, इसने मेरे को पैसे दिए, चल ठीक है तू गद्दी पे बैठ जा। टुमारो ही ऑफर्ड मी मोर मनी, तो तेरे को गद्दी पे हटा के इसको बिठा दिया। परसों इसने ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए, इसको गद्दी से हटा दिया। दिस रिमूविंग ऑफ वन किंग and taking bribe from the other king is referred to as engineering of the revolution. इंजीनियरिंग ऑफ द रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन शब्द का मतलब यहां पे क्या हुआ, इंजीनियरिंग ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब एक को पैसा लेके हटा दिया, दूसरे को गद्दी पे बिठा दिया। अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद तुम्हें बिठा दिया गद्दी के, अब तुम्हारे के बाद फिर इसने मेरे को ज्यादा पैसे दे दिए, फिर इसको बिठा दिया। दिस वाज द इंजीनियरिंग ऑफ द रेवोल्यूशन दैट स्टार्टेड इन 1757 कंटिन्यू टिल 1773, जब पहले बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत पड़ गई। रेगुलेटिंग एक्ट शब्द का मतलब है रेगुलेट करना। रेगुलेट आप तभी करोगे अगर कुछ सही नहीं चल रहा, ऐसे थोड़ा ना। इफ यू विल बी रेगुलेटिंग, इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन फाइन, तो व्हाट वाज प्रॉब्लम दैट वाज देयर इन 1763 because of the engineering of the revolution? What had taken place at this point of time? The company, the East India Company, was comparatively going in losses, and the British officers बहुत अमीर हो रहे थे। क्यों, जब इंजीनियरिंग ऑफ रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे पैसा तो लोग अपने नवाब से लेके ब्रिटिशर ऑफिसर अपने पास रखेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म ब्रिटिशर के लिए उसी टाइम पीरियड के लिए 1757 से लेके 1773 तक एक टर्म यूज करती है ब्रिटिश नवूब्स। नवूब्स का मतलब नवाब, जो यहां से लोग पैसे लेके अमीर होके ब्रिटिशर में सेटअप करे जा रहे थे। तो हमारे जैसे नवाब शब्द होता है, उनके लिए न्यूली रिच ब्रिटिशर जो यहां से पैसे निकाल के वहां पे लेके जाते, न्यूली ब्रिटिश नवूब्स उनके लिए एक टर्म यूज करने लगे। कोई प्रॉब्लम क्यों, बिकॉज यहां से इंजीनियरिंग ऑफ द रेवोल्यूशन कंटिन्यूअसली थिंग्स वर कंपैरेटिवली गोइंग ऑन। व्हेन दीस ब्रिटिशर अब इनके पास आ गया, टू थिंग्स विल कम अप। Two terms are there. One is Diwani, already asked in UPSC. One is Fauzdari, already asked in UPSC.
दो टर्म यहां पे यूज करने पड़ते हैं, एक है दीवानी और दूसरा है फौजदारी। दीवानी शब्द का मतलब क्या है? वेरी गुड। रेवेन्यू और मिलिट्री नहीं, रेवेन्यू नहीं, और कुछ? चलो, दीवानी, दीवानी मीन्स फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, कलेक्ट करना है, कुछ भी हो सकता है वो। फौजदारी मीन्स कि आपके पास मिलिट्री, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कि नहीं करना, दो अलग अलग चीज है। यहां पे आपके पास मिलिट्री चाहिए, तो अगर अभी आपने आपको एस्टेब्लिश किया है, अब दोनों में से किसकी डिमांड करोगे? गेटिंग द रेवेन्यू विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेवेन्यू तो आ ही रहा है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मेंटेन करने की? जो वहां पे राजा बिठाया गया है इंजीनियरिंग ऑफ रेवोल्यूशन के बाद। प्रॉब्लम टिल द टाइम ब्रिटिशर को नहीं लगा कि अब हम अपना राज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जब राज एस्टेब्लिश करना उसको लात मारी, चल तू बाहर निकल, और खुद बाद में फौजदारी भी आपने अब करनी। निचली दीवानी एंड फौजदारी, टू थिंग्स आर देयर। जब दीवानी शब्द का मतलब है कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और फौजदारी शब्द का मतलब बेसिकली द कंसिडरेशन दैट यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ए लॉ एंड ऑर्डर। उस टाइम पे ब्रिटिशर वाज नॉट रेडी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेकिंग द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने क्या बोला? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रख लो, हमारे पास कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इतना सब क्लियर है पूरा सब कुछ? ये दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ, अब अगर आपके पास दीवानी आ चुकी है तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। आपके पास दीवानी आ चुकी है, आपके पास लैंड आ गई है, उसके ऊपर आप कलेक्ट रेवेन्यू करोगे। अगर इकोनॉमिक की बात करते हैं, टू थिंग्स वर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, वन इज फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से आ सकता है, अनदर इज फॉर एग्जांपल आपको मैन्युफैक्चरिंग से। ट्रेडिंग तो हम खुद ही करेंगे जी, आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका एरिया है, खुद करेंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर 5 ब्रदर्स दैट आर देयर, वो गांव में रह रहे हैं, इनके पास 10 एकड़ लैंड है। इसमें से 5 ब्रदर में से सोचने लगे अगर यार हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर सप्लीमेंट तो हो नहीं सकती, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा जितना पहले चल रहा था। ऐसा करते हैं, 3 लोग हम हैं, हम शहर में जाके एक छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे कुछ बड़ी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बनाने लगे, कुछ चद्दर या कुछ भी सेक्टर बनाने लगे। और 2 बोलते चलो ठीक है, हम यहाँ पे गांव में एग्रीकल्चर करते हैं और खाने के लिए आपको खाना वाना भेज दिया करेंगे, जो आपकी डिमांड है वो कर दिया करेंगे। थिंग्स वर गोइंग ऑन वेरी फाइन till the time the British they entered India and they started creating problem at this point of time to such an extent यहाँ से cheap raw material खरीदते, फिनिश प्रोडक्ट्स भी कंपेटिटिव, मशीन मेड फिनिश प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चीप होगी और दिखने भी खूबसूरत होगी। अवर इंडस्ट्रीज इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अब ये 3 बंदे हैं, इंडस्ट्री तो चल नहीं रही है, प्रोडक्ट कुछ बिक नहीं रहा है, वो क्या करेंगे? वापस एग्रीकल्चर पे हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब ये 3 बंदे हैं पहले और 5 बंदे हैं, अब कितने कितने एकड़ है सबके पास? बाद में लड़ाई होगी, अलग अलग हो गए, 2-2 एकड़ रह गए, और सबके फिर 5-5 बच्चे हैं। अगर अब लड़ाई होगी तो सब कुछ क्या हो गया, काम गड़बड़ होगी। दिस वॉज अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या होता, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली वर डिक्लाइनिंग। क्यों? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हैड टेकन प्लेस। अगर प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचोगे, आप लेबरर्स बन जाओगे वहां पे। या खुद काम करोगे, या खुद किसी के खेतों में काम करोगे, या ब्रिटिशर की किसी इंडस्ट्री में आप काम करने लग जाओगे। अब ब्रिटिशर के पास कंपटीशन तो बचा नहीं है, अब दोबारा आप एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर गए हो। अगर एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर गए हो तो ब्रिटिशर क्या बोलेंगे? हमें रेवेन्यू दो। रेवेन्यू की बात करेंगे। In the context of revenue, 3 important policies were being formulated by the British. 3 important policy, तीनों की तीनों पॉलिसीज प्रीलिम्स और मेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। आज रिवोल्ट कर रहे हैं इसलिए उसी नेचर में करवाएंगे, या स्पेशली इन तीनों पॉलिसीज महलवाड़ी, जमींदारी, रायतवाड़ी करवाएंगे तो उनके बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली करवाएंगे। इन एग्रीकल्चर सेक्टर 3 डिफरेंट वर देयर। ब्रिटिशर ने they were able to establish their dominance,
इनिशियली फॉर एग्जांपल इन बंगाल, वहां पे बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाले रीजन में और कुछ पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी वाले रीजन में दे इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, also known as जमींदारी settlement. इसके बाद when they entered into southern part of the country, they introduced a Raitwadi settlement. When they went into the central part of the country, UP और इस आसपास वाले रीजन में, they introduced तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डायरेक्टली द क्वेश्चन कैन बी कमिंग फ्रॉम देयर, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सेटलमेंट एंड महलवाड़ी। हम पहले करेंगे कि अलग अलग है क्या सिस्टम और बार बार चेंज करने की क्या जरूरत थी, भी उसी को कंटिन्यू कर लो, क्या बार बार कर रहे हो। The first system that was introduced in the region of northern part of the country, northern part का मतलब यहाँ पे northern and eastern part, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का ईस्टर्न साइड वाला एरिया, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। The settlement was known as permanent settlement और for example जमींदारी settlement that was there. Introduce सबसे पहले हुआ था 1790 में and that was made permanent in 1793. 1793 परमानेंट सेटलमेंट। व्हाट वाज दिस परमानेंट? इससे पहले हिंदुस्तान में ट्रेडिशन क्या चल रहा था? टेक फॉर एग्जांपल इन द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया और फॉर एग्जांपल इन द टाइम फॉर एग्जांपल ऑफ द मेडिवल इंडिया, द ट्रेडिशन दैट वाज सेट अप गोइंग ऑन दैट किंग विल बी देयर एंड देयर वुड बी पीजेंट्स हु वुड बी ओनिंग द लैंड। राजा होगा और कुछ लोगों के पास जमीन होगी, उस जमीन के ऊपर काम करेंगे, अपनी जमीन के ऊपर काम करेंगे और राजे को वो टैक्स पे करेंगे। This was basically the concept that was there going on in India. The Britisher was unable to understand this concept. उनको ये concept समझ में नहीं आ रहा था भी ये क्या था। Why? The reason was that, for example, इंडिया में क्या होता? This is India. ये जमीन इसकी है, इसकी है, इसकी, सबके पास छोटी छोटी जमीन है। ब्रिटिश में ऐसा नहीं था, ये पूरी की पूरी जमीन है, इतनी जमीन एक लैंडलॉर्ड के पास है, इतनी एक के पास है, इतनी एक के पास है, ऐसे ऐसे करके जमीन। Means the common people are not owning the land. It is basically the landlord system that is there. तो लैंड, अब ये लैंडलॉर्ड कॉमन पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जब पीजेंट उनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं एंड दे आर डिपॉजिटिंग द लैंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स वहां पे। और यहां पे क्या चल रहा था इंडिया में कि हम खुद ही वहां पे द ब्रिटिशर वर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, तो उन्होंने हिंदुस्तान में भी इसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी एंड दे डिड इट। एंड एक छोटे से सिग्नेचर के साथ विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करके रख दिया, बेसिकली एग्रीकल्चर सिस्टम में। आज से पहले जो एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में मालिक होता था, आज के बाद कंपैरेटिवली वहां पे पीजेंट बन चुका है। द प्रॉब्लम वाज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। दिस वाज, हम परमानेंट सेटलमेंट जब करेंगे तो वहां पे करेंगे, इट वाज अ बोल्ड, ब्रेव एंड अ वाइज मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बकायदा आपको मॉडल आंसर डिटेक्ट किया जाएगा। तो लेकिन यहां पे क्या था, जस्ट विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन द लैंडलॉर्ड्स, द स्मॉलर लैंडलॉर्ड्स, दे वर मेड द पीजेंट्स। आम लोग थे, उनको कंपैरेटिवली पीजेंट कर दिया। अगर दे वुड बी कलेक्टिंग द लैंड रेवेन्यू एंड दे वुड बी डिपॉजिटिंग इट टू द ब्रिटिशर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई प्रॉब्लम? आपको जमींदार बना दिया है पूरे के पूरे एरिया का, आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेवारी आपकी है और आप हमें डिपॉजिट करके दोगे। अगर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो तो कुछ तुम्हें भी तो बचना चाहिए कि नहीं? Therefore, Britishers said that it is the zamindars who are there who are the owner of the land. You would be collecting a certain amount of land revenue. कैसा लैंड रेवेन्यू होगा? जो अब तक का हाईएस्ट है पिछले 10 सालों में से। पिछले 10 साल का लैंड रेवेन्यू देखा गया, नॉर्मल क्या होना चाहिए था? इट शुड बी द एवरेज ऑफ 10 इयर्स। इन्होंने क्या किया, जो सबसे हाईएस्ट है उतना लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि आज के बाद इतना लैंड रेवेन्यू पे करोगे। अगर पे करते रहे तो इस जमीन के मालिक तुम रहोगे, अगर पे करना बंद कर दिया तो जमीन तुमसे वापस लेके दूसरे को ऑक्शन के ऊपर दे दी जाएगी। दैट क्लॉज कि लैंड रेवेन्यू अगर नहीं पे करोगे और दूसरे को दे दिया जाएगा, दैट इज रेफर्ड टू एज सनसेट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल आज है 10th मार्च, 10th मार्च जब तक सन सेट नहीं हो जाता
तब तक अगर लैंड रेवेन्यू देना आपकी जिम्मेवारी है, अगर दे दिया इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो आपसे जमीन लेके किसी और को दे दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम अभी तक? वेरी मच क्लियर। तो जमींदार्स वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड। इट वाज सेड दैट आउट ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू दैट यू आर कलेक्टिंग 1/11 will be belonging to the जमींदार and rest will be belonging to the। कोई प्रॉब्लम? 1/11 हिस्सा जो जमींदार कलेक्ट करेगा उसके पास, जो पूरा कलेक्ट करे उसमें से जमींदार का हिस्सा है, और बाकी पूरे का पूरा हिस्सा किसका रहेगा? ब्रिटिशर को वो डिपॉजिट का। ये ऐसा लगा लो कि उसकी दलाली थी कलेक्ट करने का। जैसे आप यहाँ पे रूम लेते हो, आपसे 15 दिन का 1 महीने का रेंट ले लेते हैं, सेम इज द केस दैट वाज डन बाय द ब्रिटिशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई प्रॉब्लम? दो चीज समझ आई। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सनसेट क्लॉज क्या है, या सनसेट क्लॉज कौन से रेवेन्यू सेटलमेंट में है। दूसरा, ये कितना शेयर ब्रिटिशर का था और कितना शेयर कंपेटिटिव का, दोनों के दोनों पता लगे। दैट वाज देयर। द लैंड रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड एंड द लैंड रेवेन्यू विल बी परमानेंट। परमानेंट शब्द का मतलब है पक्का होगा, चेंज नहीं किया जाएगा। When this idea was being discussed कि लैंड रेवेन्यू परमानेंट करे या ना करे, कुछ लोग वर इन फेवर ऑफ दिस, certain Britisher were not in favor of this. क्यों? Why the people were in favor of this permanent settlement? They said that we have assessed the land revenue, and the land revenue has been assessed at the highest level. समझ रहे हो? हमने लैंड रेवेन्यू असेस कर लिया और आज तक का सबसे हाई लैंड रेवेन्यू ये है, और इसको हमेशा के लिए परमानेंट बना दो, मेक इट एज अ परमानेंट। अगर आपने एक बार असेस कर दिया और उसको परमानेंट है, डू वी नीड टू, फॉर एग्जांपल, इसको हर साल मेजर करने की जरूरत है कि नहीं है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो देयरफॉर वी डू नॉट नीड ऑफिशियल्स for assessment every year. The same officer now can be used for any other purpose. और जमींदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की? और अगर जमींदार कर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा एंड ही इज अनएबल टू डिपॉजिट, तो भी नुकसान जमींदार का ही है, बिकॉज उससे लेके हम किसी और को दे देंगे। दैट वुड, तो इन्होंने क्या बोला था? इट इज गुड बिकॉज देयर वुड बी द लैंड रेवेन्यू दैट वुड बी कमिंग विल बी परमानेंट। We do not have to deploy our forces in that regard कि land revenue collect करेंगे, and British officer will be used for certain other purpose. कोई problem? But other people were not happy. They were saying that आज का तो highest है, लेकिन कल को प्रोडक्शन अगर इससे ज्यादा होगी तो, प्रोडक्शन कल को और भी ज्यादा होगी तो क्या होगा? We will not be in a position to increase. Therefore, the people who are not in favor of this, दोनों के दोनों हैं। जब हम इस सिस्टम को करेंगे तो और ज्यादा एलेबोरेटली करेंगे, यहाँ पर आपको समझाने के लिए है, बिकॉज इट इज जस्ट वन पॉइंट दैट इज देयर इन द रिवोल्ट। तो क्या हुआ कि लैंड रेवेन्यू दैट हैज बीन असेस्ड इज द हाईएस्ट, और दैट विल बी रिमेन परमानेंट टिल द फ्यूचर टाइम। कोई इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। नाउ अनदर सिस्टम दैट वाज देयर, कुछ लोग इससे खुश थे, कुछ लोग इससे खुश नहीं थे, और सबसे बड़ा दुख जो ब्रिटिशर को इस टाइम पे लग रहा था, दैट वाज ओनली फॉर वन रीजन, और कोई नहीं था, एक ही रीजन क्या था? दैट वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, एंड बिकॉज ऑफ दिस सनसेट क्लॉज दैट वाज देयर, मेनी जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड, एंड दैट वाज गिविंग वे टू सब इन्फ्यूडेशन। या आप कह सकते हो सिंपल टर्म में सब फ्यूडलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? चलो पहले से ये बताओ। एक लैंडलॉर्ड होगा और दूसरा होगा। सब फ्यूडल क्या होगा? हाँ, एक फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला कि ऐसा करो यार, मेरे को तुम 100 क्विंटल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दे दो। ये बोलता है चक्कर ही नहीं है, मैं कर लूंगा, ठीक है, कुछ अपना भी रखेगी, ठीक है, फाइन, ठीक है। ही इज अनएबल टू पे लैंड रेवेन्यू। मैं फॉर एग्जांपल शी इज लिविंग इन अ अर्बन एरिया, शहर में रहती है, गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो खुद तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ये किसी और को अपॉइंट कर दे, भाई तुम कलेक्ट कर लो। अब जब तुम कलेक्ट कर लोगे, ये तो ब्रिटिशर को देना है, तो इसको क्या बोलेगा? ऐसा करो तुम कलेक्ट करो और 110 क्विंटल मेरे को दे दो। ये बोलते चलो ठीक है फाइन। 6 महीने के बाद शी इज अनेबल टू गो, तो तीसरे बंदे को दे दिया। अब बोल दिया, इसको बोल दिया भाई तुम कलेक्ट करो, तुम इसको अपना हिस्सा दे दो। अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? फार्मर का।
पीजेंट का लॉस हो रहा है, इज वर्किंग। इसको सब इन्फ्यूडेशन, हायरार्की इतनी बड़ी हो चुकी थी, कहीं ना कहीं पे 10-12 लोग बिचौलिए भी होते थे, दलाल होते थे कलेक्ट करने के लिए। तुम इतना कर लो, तुम थोड़ा और दे दो और दे दो, अल्टीमेटली इट वाज द फार्मर्स हु वर कंपैरेटिवली इन द लॉस। दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सब इन्फ्यूडेशन, आपको पूछा सब इन्फ्यूडेशन का कंसेप्ट अगर लैंडलॉर्ड्स, अगर फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में, तो किसमें था? इट वाज बेसिकली इन द परमानेंट और द जमींदारी सेटलमेंट दैट वाज देयर। तो वहां पे इंट्रोड्यूस है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन बी कमिंग। कोई प्रॉब्लम अभी तक? इट इज क्लियर। द ब्रिटिशर बोल रहे थे दिस, अब एक बात तो श्योर थी, if tomorrow we would be expanding to any other area, we will not be introducing zamindari settlement or permanent settlement. क्यों? It is not giving us the scope to increase the land revenue. कोई प्रॉब्लम? अगर इसने वो बोला कि चलो ठीक है, जो होना तो हो गया, इसके बाद हम अगर कहीं पे एक्सपेंड करेंगे, हम वहां पे परमानेंट सेटलमेंट, जहां जमींदारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट लेफ्ट विद द चांस ऑफ इंक्रीजिंग द लैंड रेवेन्यू। चलो ठीक है जी, ये तो ऐसे करते हैं। लॉस कहां पे हो रहा है? लॉस दो जगह पे हो रहा है। पहला, वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। दूसरा, अरे जमींदार को 1/11 हिस्सा क्यों दें? So therefore, when the Britishers they moved into southern part of the country, for example, Madras wala region, Thomas Munro, and nearby other places, basically 1821, 1820, 21, 22 वाले time में ऊपर Munro ने क्या किया? Let us introduce in southern part of the country what is known as रायत वाली सेटलमेंट। What is the meaning of the word रायत? आपको अकेले अकेले वर्ड का मजा होना चाहिए तो कामयाबी है। एक सिंपल वर्ड है, हाँ, शब्द का मतलब है फार्मर। अब क्या हुआ कि लेट अस हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ फार्मर ओनली, कि बिचौलिया दलाल निकाल ही दो। लेट अस लीव द जमींदार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डायरेक्टली एंटर इनटू अ सेटलमेंट विद द फार्मर, एंड देयरफॉर दिस सिस्टम वाज नोन एज रायतवाड़ी सिस्टम। द लैंड रेवेन्यू दैट वाज फिक्स्ड एट द हाईएस्ट पीक, बट विद अ क्लॉज कि इसके 30 या 40 साल के बाद हमारे पास राइट हम रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? पहले ही बहुत हाई रखा हुआ है, बट विद अ क्लॉज दैट अगर जरूरत पड़ी तो 30-40 साल के बाद हम इससे बढ़ा सकते हैं, कम तो करेंगे नहीं। कोई प्रॉब्लम? लेट अस एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द राइट और द विद द फार्मर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बेसिकली कुछ बॉम्बे वाले रीजन में, बॉम्बे आज का बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे पूरे का पूरा टेरिटरी रीजन बन जाता है, एंड मद्रास वाले रीजन में उस टाइम पे क्या था? इट वाज नोन एज रायतवाड़ी सिस्टम। 30 से 40 साल के बाद यहां पे और प्रॉब्लम शुरू होगी। द प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। द प्रॉब्लम दैट वाज देयर वाज द लैंड रेवेन्यू वाज अगेन फिक्स्ड एट वेरी हाई लेवल। अब लैंड रेवेन्यू बहुत ही हाई लेवल फिक्स कर दिया, अब फार्मर इज अनएबल टू पे लैंड रेवेन्यू। वहां पे क्या होता था? अंडर द सनसेट क्लॉज, याद आ गया परमानेंट वाला, अंडर द सनसेट क्लॉज द लैंडलॉर्ड वाज लूजिंग हिज लैंड, इससे जमीन लेके इसको दे दी। क्लियर? यहां पे क्या था? द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज ऑफ विच द पीजेंट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द लैंड रेवेन्यू, एंड देयरफॉर कैसे हो गया था? बहुत लोगों के गांव से गांव छोड़ के भाग गए थे, हमने एग्रीकल्चर ही नहीं करना यहां पे। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं करना तो ब्रिटिशर को तो उसका भी नुकसान होने लग गया। नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग यार यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। Therefore they started thinking, अगर आज के बाद हम कहीं पे एक्सपैंड करेंगे, we will be not be introducing रायतवाड़ी also, हम इसको भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कुछ नया जुगाड़ निकालेंगे कि जिससे फॉर एग्जाम्पल इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। प्रॉब्लम क्लियर हुई? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट अ वेरी हाई लेवल, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल लैंड रेवेन्यू दैट वाज देयर। तो प्रॉब्लम कहते हैं फार्मर्स बोला अरे ऐसा काम ही नहीं करना, मैंने खेती नहीं करनी, जैसे आजकल चल रहा है मोदी के खिलाफ, वो फार्मर वेजिटेशन के लिए एक्सेट्रा। लोग, पीपल इन हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान फसलों के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, इससे हम खेती नहीं करेंगे, ना खाएंगे ना देंगे। और अच्छी बात है, तभी दिमाग ठीक आएगा इनका। थिंग्स वर गोइंग रायतवाड़ी सिस्टम, द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड वाज लाइंग वेकेंट। ब्रिटिश को लगा यार ये भी गड़बड़ कर ली, पंगा ही ले लिया, इसलिए दे स्टार्टेड थिंकिंग अगर आज के बाद हम कहीं पे एक्सपैंड करेंगे तो हम कुछ नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। देयरफॉर इन लेटर ऑन इन 1830s and 40s, when the Britishers they expanded themselves into the northern part of the country, UP, east, western UP or nearby region, they introduced a system that was known as Mahalwadi settlement. What is the meaning of the word Mahal? शब्द का क्या मतलब है?
रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अगर शब्द समझ आ गए तो, है क्या? अरे मैं नहीं ऐसा नहीं, तब ताजमहल बता कौन से आ गया यार, वो भी गरीबों के पास है। और कुछ? शब्द का मतलब क्या है? देखो, अगर शब्द का मतलब नहीं पता रट्टा मारना पड़ेगा, अगर शब्द का मतलब समझ आ गया तो जरूरत ही नहीं रट्टा मारने की। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज विलेज, गांव। नॉर्मल शब्द सेंट्रल इंडिया में काफी यूज किया था। अब ब्रिटिशर क्या बोलते कि हमें साउथ इंडिया में प्रॉब्लम क्या फिक्स करी है कि लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक गांव जिसमें 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 400 भाग गए, तो नुकसान हो गया उनका। तो नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट वी नीड टू अडॉप्ट अ डिफरेंट सिस्टम, लेट अस फिक्स द लैंड रेवेन्यू ऑफ द विलेज एज अ होल। अब ये कम चांस है ना कि पूरे का पूरा गांव ही भाग जाएगा, ये तो कम चांस है, कुछ लोग भागे, फाइन, ठीक है। अब क्या बोल दिया, वी आर फिक्सिंग द लैंड रेवेन्यू एट द हाईएस्ट लेवल, उसको कम नहीं करेंगे। वी हैव द राइट टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू आफ्टर 30 to 40 years। पहले वाला भी कर दिया, दूसरा भी कर दिया। तीसरा क्या बोलता, इट वुड बी फिक्स्ड फॉर द विलेज एज अ होल। अब पूरे के पूरे गांव की जिम्मेवारी है जी, लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया तुम्हारे सब लोगों का 500 रुपए, अगर ये 10 लोग भाग भी गए तो तुम्हारी जिम्मेवारी है भी 500 पूरा करके देना है, नहीं तो सबका देख लेना। This is known as the Mahalwadi system that was introduced. The land revenue was fixed on the basis of the village as a whole, and therefore in this consideration it is known as Mahalwadi system that was there. When these तीनों के तीनों समझ आ गए सिंपल लैंग्वेज में, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। It was introduced in this now when the revenue was introduced, एक बात तो श्योर है कि हर जगह पे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। क्यों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर द एक्सप्लॉयटेशन वाज वेरी गुड। नाउ जब आप लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे हो, आपकी जमीन जाएगी अपने हाथ से, बचेगी नहीं जमीन कुछ भी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, कौन कौन सी? फूड और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप जैसे राइस, व्हीट, ज्वार एक्सेट्रा। कैश क्रॉप लाइक शुगर केन एक्सेट्रा। सिंपल समझने के लिए ब्रिटिशर बोलते यार तुम क्या बोल रहे हो, आपको हम राइस और व्हीट का पैसा नहीं दे रहे हो? फार्मर बोलता हाँ जी आप नहीं दे रहे हो, तो ऐसे करो, सिंपल सी बात है, तुम कैश क्रॉप ग्रो करो ना यार, तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे हम। फार्मर बोलता जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैश क्रॉप कहाँ से ग्रो करूँ, उसके सीड्स कहाँ से लेके आऊँ? अरे कहता अपने गांव में बढ़िया है उससे ले ले यार, उसके पास बथेरे पैसे हैं। फार्मर बोलता सही है, ये जुगाड़ भी चल जाएगा। ऐसे ही वेंट टू अ विलेज बढ़िया, कहता यार मेरे को ऐसा करो, आई एम इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने लैंड रेवेन्यू पे करना है, फूड क्रॉप से मेरा काम नहीं चल रहा, आई हैव टू ग्रो कैश क्रॉप, इससे मेरे को प्रोडक्ट है काफी हाई रेट पे बेचूंगा और आई विल बी गेटिंग द मनी ऑल्सो, इसकी वजह से मेरा आपका तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। बोलता ठीक है भाई कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। एंड ही वेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, विलेज बनिया के पास गया और वहां से पैसे वैसे लेकर आ गया, पैसे लिया, कॉटन क्रॉप भी अच्छी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नॉर्मल भाषा में लेके चले, ₹2 मिल रहा था पर क्विंटल का, इसका प्राइस जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था ₹5। अब ब्रिटिशर क्या बोलते, भाई तेरी मर्जी है, अगर ₹3 पे बेचना तो बेच दे, नहीं मत बेच। ऑल्टरनेटिव उसके पास है नहीं बेचने के लिए, इंडिया में फैक्ट्री नहीं है, खा सकता नहीं है, क्या करेगा वो? क्या करेगा? 3 पे बेचेगा। अब 3 पे बेचेगा और नुकसान होगा, क्यों? प्रॉब्लम कहां पे है? ये अब जहां से बनिया से पैसा लिया वो तब वो उसका वापस नहीं कर पाएगा। अगर वापस नहीं कर पाएगा तो बनिया बोलेगा मेरे को जमीन दे दे, जमीन देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर जमीन देनी पड़ेगी तो इंसान मरेगा भाई, जमीन ही तो माँ बाप है। थिंग्स आर मल्टीपल सर्कल, विशियस सर्कल वाज डेवलपिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब 2 चीज होगी, ये तो ब्रिटिशर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंडियन पुलिस सिस्टम वाज आल्सो लिंक्ड विद देम। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम नॉर्मली बोलते हैं जब आपके साथ फ्रॉड होता है, अरे तेरे को कचहरी में देखता हूं, ऐसे ही तेरे को कोर्ट में देखता हूं। वो फार्मर भी है, वो बोलता है ऐसे ही ना। व्हाट वाज द फ्रॉड दैट वाज गोइंग ऑन? नॉर्मल व्हाट वाज द कैलकुलेशन दैट वाज बीइंग डन? ये रियलिटी बता रहा हूं। फार्मर इज इलिटरेट, ये तो सिंपल सी बात है, और जो विलेज बनिया वो पढ़ा लिखा है ना। व्हाट वाज द कैलकुलेशन? वो कैलकुलेट करते थे, अरे तू तो अपना ही बंदा है, 6 × 6 बन गए 96,
मैं तेरे को 4 रुपए छोड़ रहा हूं, तो मेरे को 100 रुपए दे दे। दिस वॉज द कैलकुलेशन दैट वॉज बीइंग डन। 4 रुपए छोड़ने के बाद 100 रुपए बना दिया। रियलिटी में कितना होना चाहिए था? 6 इंटू 6 = 36। आई एम लीविंग यू 4 रुपीज। जो उसको बोला गया कि तू मेरे को 32 रुपए दे देना, मैं तेरे को 36 दे रहा हूं, और उसको जिसपे अंगूठा लगवाया गया कितने रुपए थे? दिस वॉज द रियलिटी दैट वॉज हैपनिंग। पंजाबी में छेकम छीकम 96 4 छड्डे 100 दे दे, मतलब कि 36 आई एम लीविंग यू 4 रुपीज, मेरे को चल। दिस वॉज है। अरे ये कैलकुलेशन वो करता था विलेज बनिया। वो क्या बोलता था? 6 = 6 = 96। अब पता ही नहीं तुम्हें 6 इंटू 6 कितना होता है, 96 ही होगा ना। 4 रुपए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम दे दो 100 रुपए पे अंगूठा लगा दो। उसको तो ऐसा था नहीं 32 है, उसको थोड़ा पता ही 100 है। और रियलिटी में कितना उसको पैसा दिया? 32। अब जब उसने 32 या 36 रुपए जैसे भी इस केस में है वापस कर दिए, बोलता भाई मेरी को जमीन के कागजात दे दे। बोलता किस बात के कागजात? अब जो पैसे अभी और पड़े हैं 68 रुपीज या 64 रुपीज अभी और पेंडिंग है। बोलता कौन से पैसे? कहते जिसमें अंगूठा लगाया, तूने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, चल तेरे को मैं कचहरी में देखता हूं। चलो कचहरी में देखते हैं। जब कचहरी में जाते थे, दिस लैंडलॉर्ड वाज इन अ सेटअप विद द जुडिशरी। इनका आपस में चलती थी सेटिंग। वो पहले ही पैसे पहुंचा देता था, एंड द फार्मर यूज्ड टू लूज हिज केस। अब बहुत सारे फार्मर अपना अपना केस हार गए थे, तो उनको क्या लगा? जमींदार और फार्मर बहुत दोनों ही केसेस हार रहे थे, बिकॉज दोनों के दोनों बहुत जमीन हार चुके थे अपनी। इन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। फार्मर ने क्या बोला? आप आगे लगो, हम आपके साथ हैं। Therefore, that prepared a solid material base कि हम रिवोल्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम अभी सिर्फ एक ही कॉज हुआ है, इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज जब लैंड रेवेन्यू आपका खत्म हो चुका है, इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सब कुछ इफेक्ट हो चुका है, तो आम लोग को लगने लगा अब कोई तो लीड करेगा ही करेगा। फार्मर आम लोग बोलने लगे आपके और हमारे जन्मों जन्मों के पुराने सदियों के रिश्ते हैं, आप आगे लगो, हम आपके वफादार, आप हमारे हैं, अच्छा, और लेट अस रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। Therefore, the economic cause played a very very important role in this regard that prepared a solid base की for example आपके लिए रिवोल्ट के लिए तैयार हो जाए। ये प्रॉब्लम पढ़ो जी, एक ही पॉइंट पढ़ना, इकोनॉमिक कॉज। सेंट्रल इंडिया में ये ब्रिटिश रूल पढ़ो, नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ना है पहला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है आपका इकोनॉमिक कॉजेज वाला। प्रवीण एक बुक दे दे। Saurav, you can contact at this number. तो ये आपको असिस्ट कर देंगे। प्रवीण गुरप्रीत से पूछना ये अपलोड है हिस्ट्री के नोट्स के, नहीं मॉडर्न के, मैं चेक करवाता हूँ।
ओके ठीक है, देख लो एक बार असाइनमेंट में मिल जाएगा विकास। विजय 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 हाँ वो इशू नहीं सत्य यही किया है, हिस्ट्री कर दिया मॉडर्न। गर्मी नहीं आ रही, आ रही है थोड़ा सा। प्रवीण इसको भी चला ले। हाँ वो अलग से करेंगे ना, हाँ वो टॉपिक है एक डिफरेंट है। ये तो एक बैकग्राउंड तैयार किया कि इन सबको मिला के वो रिवोल्ट हो गया पहला। पढ़ लिया, चले आगे। आफ्टर दिस इट इज द पॉलिटिकल कॉज दैट इज देयर। क्या हुआ? कोई नहीं, फिर क्या हो गया? तो ये तो आदत डालनी पड़ेगी ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। हाँ फर्स्ट डे है ना, तो लग रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो जाता है। पॉलिटिकल कॉज मतलब कुछ राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ उल्टा सीधा हुआ। इफ देयर वर डिफरेंट methods that were introduced in the economic sphere, for example the destruction or the destroying of the industries that were there, industries for example जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री या छोटी मोटी इंडस्ट्री होगी फर्स्टली, और फॉर एग्जांपल देयर कैन बी महलवाड़ी सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट दैट वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अब ऐसा तो नहीं कि अगर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एक ही रहेगा वहां पे चेंज ही नहीं होगा। The British they were trying to expand the empire of India upon their own empire, and in that case they were willing to adopt all fair and foul means. जिस तरीके से हम हिंदुस्तान को जीत सकते हैं, they were trying to adopt. Different methods were introduced. One was a subsidy line system. What is this, anyone? है दुबले कौन आ गया? इनिशियली किसके लिए? अरे 1 by 1 क्यों करेंगे लाइन से? ब्रिटिश को हाइट विल बी वैल्यूबल। हाँ हाँ बोलो। किसी का है? हाँ हाँ हाँ, वो तो लैप्स हो गया। क्यों ट्रेन करो भाई? किसको? उस पड़ोसी को बचाना है?
कुछ हद तक ठीक, और कुछ? अगर वो राजा कहे कि मैं तो लेता नहीं जी मिलिट्री, बताओ फिर क्या होगा? क्यों सेठ की ठीक है राजे को मिलिट्री है, और मैं नहीं ले रहा जी, बताओ। अब हम बोले कि पाकिस्तान में चलो भाई मिलिट्री ले रहे हैं हमारी, तुम कौन हो भाई देने वाले? तो हाँ ठीक है सर, हाँ इसके लिए पहले बात आपका पड़ोसी वीक होना बहुत जरूरी है। अगर वीक ही नहीं है तो क्या करेंगे? नो, व्हाट वाज सिस्टम दैट वाज देयर? फॉर एग्जांपल, अ किंग इज देयर रूलिंग इन बंगाल। आपका पड़ोसी अवध वाले, अवध या अवध एक ही बात है, अवध लिख लो। आप वो यहां पे ब्रिटिशर रूल कर रहे हैं, और यहां वाला रूलर है कंपैरेटिवली वो है वीक है। अगर और इसको खतरा है कि इधर से मराठास भी अटैक कर सकते हैं, मैसूरू वाले भी कर सकते हैं, निजाम भी कर सकते हैं, इधर से नॉर्थ वेस्ट से फॉर एग्जांपल अब्दाली एंड अदर पीपल कैन आल्सो अटैक, या कोई भी बात वाले भी अटैक करते हैं कॉन्टिन्यूसली, देयर कैन बी उसके सक्सेसर अटैक करते थे, दिस कैन बी कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम। ब्रिटिशर को इसका फिक्र नहीं था भी ये हार जाएगा, कोई चक्कर नहीं, हारता हारने दो, कौन सी रिश्तेदारी है कोई, ठीक है, इसको नहीं, कल इसके बाद हमारी बारी है। दिस इज व्हाट द ब्रिटिशर दे डू नॉट वांट। अब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अवध के राजे के ऊपर अटैक कर दिया, ये समझ गए ना एक बार? ये है बंगाल, ये है अवध। अब इसने फॉर एग्जांपल मराठास ने अटैक कर दिया यहां से इसके ऊपर, ब्रिटिशर बोलते भाई तुम तो हार जाओगे, तो बताओ जी, आई एम सेंडिंग यू द हेल्प, मैं हेल्प भेजता हूं तुम्हें। ये राजा पहले ही वीक है, इसको लगा भाई क्या बात है, ब्रिटिशर तो दिल दरिया है इनका, तो ये तो हमें हेल्प कर रहे हैं, बिना मांगे हेल्प कर रहे हैं, खुश हो गया, क्या ठीक है जी मानते हैं आप, भेजो हेल्प, असिस्ट कर दिया, एंड दिस पावर वाज डिफीटेड। वो तो वीक ही रहा, डिफीट के बाद वापस आर्मी इनके पास आ गई, दोबारा से फिर अपॉर्चुनिटी मिली, इधर से किसी ने अटैक कर दिया। नाउ द किंग वाज अगेन लुकिंग फॉर कि बंगाल से कुछ ना कुछ हेल्प आएगी, हम नहीं देंगे, भर गया बेचारा, हम नहीं देंगे जी, कहता भाई भेज दो, कहता नहीं देंगे, कहता पैसे दे देंगे, चलो ठीक है जी पैसे लेके भेज दो। इन द फर्स्ट स्टेप दिस वाज सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय ड्यूप्लेक्स। इसने फॉर्मुलेट किया, नॉट बेसिकली बाय द ब्रिटिशर, ना बेरनेस्टिंग, ना वेल्सली, वेल्सली कुछ नाम नहीं है, कॉन्फिडेंस से गलत मत करके आ जाना, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय ड्यूप्लेक्स। इसने फॉर्मुलेट किया ड्यूप्लेक्स और वेल्सली ने इसको एक्सपेंड किया, फॉर्मुलेटेड बाय हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंप्लीमेंट किया गया फर्स्टली। अब क्या हुआ, पहले बार कंपैरेटिवली यहां पे इधर शिफ्ट हो गया, नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि चलो ठीक है दोबारा अटैक हो गया, हमें फौजी भेज दो, कहते हम नहीं भेजेंगे जी, पहले हमें पैसे का जुगाड़ करो, कहते ठीक है भाई, अब मरता हुआ बंदा क्या नहीं करेगा, चलो ठीक है, सेंड अस द आर्मी एंड वी वुड बी गिविंग यू द मनी, मान गए, ठीक है, और वो जिताने में फिर कामयाब हो गए। तीसरे बार फिर अटैक हो गया, ये बोला फिर अटैक हो जाएगा, फिर अटैक हो गया, अब क्या करें, वो बोलता आर्मी भेजो, कहता इस बार ज्यादा पैसे लगेंगे, आर्मी भेजोगे तो। अब ये बिल्कुल फंसा बैठा था, जल्दी के ज्यादा पैसे ले रहे, लेकिन एक साथ में एक क्लॉज ऐड कर दिया कि यार तुम तो वीक हो, कहता हाँ जी मैं तो वीक हूं, कभी जब दिल करता है तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई अटैक कर देता है, इससे अच्छा हम अपनी आर्मी वहां पे भेज देते हैं, तुम उसकी सैलरी दे दो और थोड़ा बहुत हमें पैसा दे दो। दिस हैपेंड इन द थर्ड फेज, कोई प्रॉब्लम, हम अपनी आर्मी वहां पे भेज देते हैं, परमानेंटली तुम्हारे एरिया में रहेगी, कोई प्रॉब्लम आ गई बार बार हमें बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही टैकल कर लेंगे, फाइन एवरीथिंग। अब जो आर्मी भेजी गई थी, द सैलरी वाज केप्ट एट अ वेरी हाई लेवल। अब ये बेचारा उनकी सैलरी नहीं दे पाया, कभी कभी तो ठीक है 12 महीने सैलरी देना कौन सा आसान है, प्रॉब्लम वाज देयर। अब बोलते ब्रिटिशर बोलते यार तुम बड़े निकम्मे हो, सैलरी भी नहीं दे पाते, कहते बताओ जी हम क्या करें, ऐसा करो गिव अस दिस पीस ऑफ लैंड, हम सैलरी भी हम लैंड रेवेन्यू खुद कलेक्ट कर लेंगे, डबल फायदा हो गया। एक तो इनके पास एक ऐसी स्टेट मिल गई जहां की प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर अपने लिए वो ज्यादा देन बढ़ा रहे थे, हमारे ऊपर अटैक करो। सेकेंडली दे वर एबल टू एक्सपैंड देयर एम्पायर आल्सो,
This was subsidy alliance system that was there, implemented with Nizam, implemented with Raja of Awadh, and with multiple other places also. पहला समझा subsidy alliance system होता क्या है? This is first thing. Second was the doctrine of lapse. इसका मतलब हाँ क्या हो गया? राजा लोग नहीं रहेगा, कब्जा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर कोई नेचुरल हियर नहीं है, बच्चा नहीं हुआ नेचुरली, तो उसकी पूरी का पूरा कब्जा ब्रिटिशर कर लेंगे। क्या ये सिस्टम ब्रिटिशर ने पहले बार इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में? क्या पहले कभी सुना ऐसा होता था हिंदुस्तान में? क्या होता था? हैं? गुरु नानक बाबा जी ने क्या करना बताया यहाँ पे आके? हाँ, नाना साहेब, अरे हाँ, वो इससे पहले तो नहीं हुआ ना कुछ। हाँ, पहले पूछ रहा हूँ, नाना साहब का भी बड़ा अच्छे से बताऊंगा, फिक्र मत कर। और दिस वाज सिस्टम दैट वाज ऑलवेज देयर इन इंडिया, हमेशा से चल रहा था, कुछ नया सिस्टम नहीं था। एंशिएंट टाइम में भी था, मेडिवल टाइम में भी था, और मॉडर्न टाइम में भी था। बहुत राजे ऐसे हुए हैं राजस्थान वाले रीजन में जिनके कोई बच्चा नहीं होता था, और अकबर को बोलते थे ये हमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, इसको राजा बनाना है। जहांगीर को बोलते थे, शाहजहां को बोलते थे, औरंगजेब को बोलते थे ये बच्चा हमने अडॉप्ट कर लिया, इसको कर दिया। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। एक कॉमन ट्रेंड है जो हिंदुस्तान में चला हुआ है। व्हाट वाज द ब्रिटिशर दैट वाज डन? दे डिवाइडेड दिस एरिया ऑफ इंडिया इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स। पहला, those states which are not under the Britishers, ऐसी स्टेट जो हिंदुस्तान में ब्रिटिशर के अंडर नहीं है, वहां पे क्या बोलते, जिसको अडॉप्ट करना अडॉप्ट कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। That was not under their control. Secondly, एक ऐसी स्टेट which was somewhat under their control, जो थोड़ी बहुत ही उनके कंट्रोल या डोमिनियन में थी, वहां क्या बोला गया, आप अडॉप्ट तभी करो, आप कर सकते हो, लेकिन हमारी परमिशन लिए बिना गद्दे पे नहीं बिठा सकते जी। समझ आ गई? थर्ड कैटेगरी स्टेट वाज देयर व्हिच वाज कंप्लीटली अंडर देयर कंट्रोल। यहां पे एक बड़ा स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया, तो नो अडॉप्शन ऑफ द सन विल बी अलाउड एट ऑल। आपको गद्दी के ऊपर आप बच्चा अडॉप्ट करके गद्दी पे नहीं बिठा सकते। तो नॉर्मली सिस्टम क्या था पहले, अगर कोई भी सिस्टम यहां पे था, द किंग्स इन एंशिएंट इंडिया और इन मेडिवल इंडिया डिड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, और मुगल्स के टाइम के ऊपर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसको अडॉप्ट कर लिया चल मैं बिठा ले गद्दी पे, कोई चक्कर नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे जैसे दिस वाज टोटली नॉट अलाउड, एंड यहां पे इट वाज अलाउड व्हाट विद परमिशन, you required the permission that was there, और इसके चलते हुए various states they were covered, for example सतारा, जैतापुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट वाज इन दिस ऑर्डर दैट द स्टेट्स वर कॉन्कर्ड वन आफ्टर द अदर ऑन द बेसिस ऑफ द फेलियर ऑफ द अडॉप्शन, बेसिकली कि अडॉप्शन को हम अलाउ नहीं करते। इट वाज दीज स्टेट्स व्हिच वर कॉन्कर्ड वन आफ्टर द अदर, कि आपके पास कोई नेचुरल हियर नहीं है। दिस वाज द प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड, ये कहा जा रहा था, normally the concept is it was a doctrine of lapse that has been given, but reality में क्या कहा जा रहा था, it was a lapse on the part of the morals of the Britisher, कि ब्रिटिशर के मॉरल इतने गिर चुके थे कि किसी को अडॉप्शन अलाउ नहीं कर रहे थे। That was basic and major problem that was existing at that point of time. Secondly, जब हम इसका क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नागपुर वाले रीजन थे, झांसी वाले रीजन की अगर बात करते हैं, तो वहां पे कुछ भी है, जैसे सतारा वाले रीजन की बात करते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम है। फॉर एग्जाम्पल रानी झांसी, और फॉर एग्जाम्पल नाना साहेब। बहुत बड़ा चढ़ा के हिस्ट्री लिखी गई है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, कुछ नहीं किया।
इन द प्रैक्टिकल सेंस। इन द रिगार्ड आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरीज में, हिस्टोरिकल हाउसेस में चिट्ठियां पड़ी है इनकी लिखी हुई कि वी हैव नथिंग टू डू विद द रिवोल्ट, आप हमारे डॉक्टर बच्चे को गद्दी पे बिठा दो, हम आज साइड पे होते हैं। टिल द टाइम, आज भी पढ़ी है वो चिट्ठियां बकायदा, टिल द टाइम ब्रिटिशर बोलते कुछ भी कर लो हम नहीं आपको ये बिठाने वाले, तब ये रिवोल्ट में कूदे थे। तब ये, उससे पहले दे वर नॉट रेडी एट ऑल, चाहे रिवोल्ट हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। इंटरेस्ट कब आया? जब ब्रिटिशर ने टोटली मना कर दिया कि हम अडॉप्टेड बच्चे को गद्दी के ऊपर बैठने ही नहीं देंगे, देन दे रिवोल्ट। हाँ, एक बात श्योर है कि इनिशियल फेज में दे वर हेजिटेंट, लेकिन बाद में जब रिवोल्ट शुरू हो गया दे ट्राई टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन, जो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मोटा, बड़ा चला के बहुत लिखा जाता, बहुत लगा। इन दैट केस इनका कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो एवरेज सही है, कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें किसी को दिखाना ही पड़ेगा, तो रानी एजेंसी को दिखा देते हैं, इसको दिखाते हैं, नॉर्मली इट इज विद। और रिवोल्ट ऑफ 1857 भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा हो गया था, बहुत कुछ रिवोल्ट था। रिवोल्ट स्टार्टेड इन मई, दिल्ली में सब कुछ शुरू हुआ था एंड अलग अलग जगह पे फैला, और 4 महीनों में रियलिटी में दिल्ली को ठंडा भी कर दिया था ब्रिटिशर ने दोबारा जीत के। तो ऐसा रिवोल्ट ही क्या 4 महीनों में ठंडा हो जाए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे विद अदर एरियाज दे वर आल्सो कॉन्क्रीट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज देयर, बट दीज द रूलर, जब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, आपको डिटेल भी करेंगे, द रिवोल्ट वाज बेसिकली, अगर सिंपल सी बात है, अगर ये जीत जाते तो क्या होता? सपोज करो जीत गए, फिर हैं, वी वुड हैव मूव्ड इनटू मेडिवल इंडिया अगेन, फिर वही राजा की प्रथा, फिर वही सती सिस्टम, फिर वही विडोली मैर्जनी करानी, फिर लड़कियों को पढ़ने नहीं देना। दिस सिस्टम, इसलिए रिवोल्ट के लिए कहा जाता है इट इज बेसिकली बैकवर्ड लुकिंग। आपको ये आंसर में लिखवाया जाएगा, बैकवर्ड लुकिंग वाज द रिवोल्ट। क्यों? बिकॉज अगर बाई चांस ये जीत हुई जाते तो एस्टैब्लिश क्या करते, मुगल का साम्राज्य दोबारा से एस्टैब्लिश हो जाता, रानी झांसी का बच्चा गद्दी पे बैठ जाता, इधर दूसरों का बच्चे गद्दी पे बैठ जाते, और क्या होता? अगेन वी वुड हैव मूव्ड इनटू द मेडिवल हिस्ट्री पार्ट। द रिवोल्ट वाज बैकवर्ड लुकिंग, नॉट ओनली द रिवोल्ट वाज बैकवर्ड लुकिंग, बट आल्सो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वाज मिसिंग। व्हाट इज सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप? एक फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब एंड अदर, तांतिया तोपे, एक बार ये लाइन पे साइड लाइन हो गई, इसके बाद पीछे कौन है? कोई भी नहीं। ब्रिटिशर ऑलवेज हैज अ सेकंड लाइन, अगर ये मर गया तो दूसरा तैयार है, दूसरा मर गया तीसरा तैयार है। हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम लड़ रहे थे तलवारों डंडों से, वो दूर से गोली मार के मार देते थे हमें कि मुकाबला ही नहीं है, कि एक आइडिया, एक लॉजी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम रिवोल्ट लड़ रहे हैं। दैट इज देयर। In that case, it comparatively becomes important that अगर second line of leadership plays a very very important role। हमेशा आप कोई भी political organization देख लो, कोई भी religious organization देख लो, और कोई भी military organization देख लो, आपको second, third, fourth, fifth line of leadership always there। हमारा constitution पढ़ लो, अगर ये मर जाता तो ये गद्दी पे बैठेगा, ये मर गया तो ये बैठ, तीसरा नहीं तो चौथा, अरे पूरा लाइन ऑफ इनहेरिट लिखा हुआ है कि कैसे इवन स्पीकर का बढ़ सकता है, 7वां 8वां 9वां 10वां। क्यों? देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर लाइन ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बाद कौन गद्दी पे बैठेगा। इन दैट रिगार्ड इट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट वाज जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम है। ये पॉइंट समझ आया? कोई प्रॉब्लम? तो कल कंटिन्यू करेंगे इसको, इसको अगले पॉइंट पे पूरे नहीं हो गए इस वजह से, इसको कल कंटिन्यू। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? क्लियर हो गया? Thank you very much. Same.